हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था अपवर्तन और अपवर्तनांक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, या इसके विपरीत कहें कि यदि कोई प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अब जैसे पहले फिगर में देखिए कि एक किरण जो है सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है से विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है में प्रवेश कर रही है। तो जब यह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी एंगल R जो होगा वह एंगल I से ज़्यादा होगा, यानी एंगल R शुड बी ग्रेटर देन एंगल I, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R जो होता है वह एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I से ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम धीरे धीरे इस आपतित किरण को हम अभिलंब से दूर ले जाएं, क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि यदि आपतित किरण को हम इस प्रकार से अभिलंब से ले जाएं कि वह अभिलंब से आपतन कोण का मान ज़्यादा बनाने लगे। मतलब अगर पहले फिगर की बात करें तो इसमें आपतन कोण कम है, और अगर दूसरे फिगर की बात करें तो इसमें आपतन कोण का मान पहले फिगर के अपेक्षा ज़्यादा है। यानी जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, अब विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होगी वह अभिलंब से दूर होती जाएगी, अर्थात अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। यदि हम यह कार्य लगातार करते रहें, यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वह अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर होती जाएगी। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सघन माध्यम में बनने वाला यह आपतन कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में बनने वाला वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको अगले फिगर से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से दिखाते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में IC से दिखाया गया है। तो जैसे वो फिगर हम फिर दोबारा देखते हैं, यदि हमारा कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ उस आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण, और इसे सी से दिखाते हैं या IC से दिखाते हैं। अब अपवर्तन के नियमों के अनुसार हम जानते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा sin I अपॉन sin R। पहला माध्यम हम लोगों मानते हैं जिसमें प्रकाश की किरण आपतित होती है, और दूसरा माध्यम वो मानते हैं जिसमें प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है। तो पहला माध्यम हमारा सघन है n1, उसका अपवर्तनांक है। दूसरा माध्यम विरल है, अपवर्तनांक n2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू sin I अपॉन sin R। यहाँ पे इस दशा में जब क्रांतिक कोण बन रहा है तब I को हम लोग दिखाएंगे C से, और R का मान हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अब हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर sin C अपॉन sin 90। चूँकि sin 90 का मान हम जानते हैं कि होता है 1, इसलिए इसका मान हो जाएगा sin C। यानी समीकरण लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लोग लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इक्वल टू
साइन सी। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह हमारा जो समीकरण था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको लिख सकते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1/sin c। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का सापेक्ष बराबर sin c। ठीक है, यहाँ तक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब अगर हम ये संबंध देखें तो 1/2n1 इक्वल टू साइन सी, यानी कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उसके क्रांतिक कोण में देखिए विरोधानुपात है, यानी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। अर्थात सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। इस वाले फार्मूले से जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में कि 1/2n1 इक्वल टू साइन सी, यानी कि जिस माध्यम में आपतन कोण को हम लोग कह रहे हैं क्रांतिक कोण, उस माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में विरोधानुपात होता है, यानी अगर मान बढ़ेगा क्रांतिक कोण का तो अपवर्तन का मान घटेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपवर्तनांक का मान यदि घटेगा तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान यदि बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान घटेगा। जैसे हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, एक टेबल यहाँ बनाई गई है। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, उसका क्रांतिक कोण होता है 48.75। क्राउन कांच का होता है 1.52 अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण होता है 41.14। फ्लिंट कांच का होता है अपवर्तनांक 1.62 और क्रांतिक कोण होता है 37.31। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और क्रांतिक कोण होता है 24.41। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है माध्यमों के लिए, वैसे वैसे ही उनके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यह क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में विलोमानुपात होता है। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर जाती है। यदि आपतन कोण हमारा इस प्रकार का हो कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। अब यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, यानी कि वह प्रकाश की किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है वह अविलंब से क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल बना रही हो, तब अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में लौट आती है और यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वास्तव में इस घटना में अब अपवर्तन हो ही नहीं रहा है, क्या उनसे घटना हो रही है, अब परावर्तन हो जा रहा है। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और वह अविलंब से उस माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक का कोण आपतन कोण बनाए तो वह अपवर्तित न होकर के उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जैसे देखिए लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है किसी भी माध्यम का वो न्यूनतम होता है। अपवर्तनांक का मान लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो उसके लिए अभी हमने देखा था कि अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में विलोमानुपात होता है, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान न्यूनतम होता है, इसलिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। और बैगनी रंग के लिए चूंकि यन का मान अधिकतम होता है इसलिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हमारे आसपास जो होते हैं। सबसे पहला उदाहरण है मरीचिका, जिसे मिराज भी कहते हैं। कभी कभी हम लोग जब सड़कों पर चलते हैं खास करके गर्मियों में तो हमें दूर सड़क पे दिखाई देता है जल जैसा, लगता है कुछ पानी है सड़क पे, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो दिखाई नहीं देता, तो हमें पानी का आभास होता है। वैसे जैसे रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसे दूर कोई वस्तु जब या कोई पेड़ होता है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसको लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जब वो चलते हुए वहाँ पहुँचता है तो पाता है कि वहाँ पे पानी नहीं है। यह इसी को कहते हैं मरीचिका, है ना, मिराज। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जब
पूरे हमारे आसपास के वातावरण का, हवाओं का, हमारे चूँकि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कई परतें होती हैं, तो यदि हमारे आसपास जो वातावरण है उसको एक समान ताप है, ठीक है, जब एक समान ताप होगा तब उस वस्तु से चल के आने वाला जो प्रकाश की किरण होगी वो सीधी आएगी, जैसा कि पहले फिगर से दिखाई दे रहा है कि जब एक समान ताप है पूरे वायुमंडल का, तब उस वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण सीधे जो देखने वाला है, दर्शक है, वो उसके पास सीधे आती है। और इस अवस्था में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है पूरे वायुमंडल का, वो समान होता है। लेकिन गर्मियों के समय में क्या होता है कि जो धरातल हमारा होता है वह ज़्यादा गर्म हो जाती है अपेक्षाकृत ऊपरी वायुमंडल की, तो ऊपर ताप कम होता है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं धरती के पास, वायुमंडल का तापमान, जो परतें होती हैं उनका तापमान अधिक होता जाता है। तो जिस माध्यम का ताप कम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे माध्यम गर्म होता जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कम होता जाता है। यानी कि अगर इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो गर्मियों के मौसम में पृथ्वी की सतह से थोड़ी ऊंचाई पे जो वायु होती है वो सघन होती है, जबकि पृथ्वी के आसपास की जो वायु होती है वो विरल होती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी तापमान कम होता है, इसलिए वहाँ पे अपवर्तनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वह वहाँ पे क्या होता है, सघन होता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की सतह पे आते हैं, पृथ्वी की सतह गर्म होती जाती है और वहाँ पे अपवर्तनांक कम होता जाता है और माध्यम विरल होता जाता है। अब इस स्थिति में वस्तु से आने वाला जो प्रकाश होगा वो जैसे जैसे दर्शक की तरफ बढ़ेगा, तो चूंकि वायु में विभिन्न परतें होती हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी की नज़दीक आता जाएगा वह आने वाले प्रकाश की किरण अविलंब से दूर होती जाएगी। अगर हम इसको डिस्क के माध्यम से दिखाएं, अगर ये अविलंब हो तो यह दूर होता जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यह दूर हो जाएगा। जैसे जैसे आएगा वह अविलंब से दूर होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी की सतह पर पहुँचने के बाद वह वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और इस प्रकार देखने वाले को उस वस्तु का प्रतिबिंब का आभास होगा। जैसे लगेगा कि उसके आसपास, उस वस्तु के आसपास जल है और जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो यह मरीचिका या मिराज का एक उदाहरण है गर्मियों के समय में, खास करके डिजर्ट या रेगिस्तानों में। दूसरा उदाहरण है पूर्णांतरिक परावर्तन का हीरा का। क्योंकि हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है बहुत कम होता है, लगभग 24.4 होता है, इसलिए जब उसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह बार बार उसका आंतरिक परावर्तन होता है और जब वह बाहर निकलती है तो हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब यह जो घटना होती है वह हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण होती है। हीरे को उचित प्रकार से काटकर उसके भीतर बहुत आंतरिक परिवर्तन कराए जा सकते हैं। तो हीरे की चमक दमक हीरा तराशने वाले कारीगरों की तकनीकी दक्षता पर भी निर्भर होती है। जबकि जो हमारा कांच होता है, कांच में ऐसी कोई बात नहीं होती, उसका क्रांतिक कोण अधिक होता है, इसलिए प्रकाश की किरण, मैक्सिमम प्रकाश की किरण जो होती है सिंपली बाहर निकल जाती है, इसलिए वो बहुत कम चमकीला होता है। जबकि हीरे में प्रकाश की किरण बार बार उसी में आंतरिक परावर्तित होती है, जिसकी वजह से हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब बात करते हैं प्रकाशिक तंतु की, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की सहायता से हम श्रव्यवर्धित संकेतों को लंबी दूरी तक संचारित करते हैं। अब जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स होता है उस पर एक कोटिंग होती है जिसका अपवर्तनांक होता है 1.5, और जो हमारा फाइबर होता है उसका जो मटेरियल होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.7। तो एक बार जब प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है तो बार बार उसका आंतरिक परावर्तन होता है और यह प्रकाश की किरण लंबे दूरी तक सफ़र तय करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।